नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा, एक जागरूक नागरिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता। आपातकाल जो 1975 में लगा था, उसमें आज़ादी की दूसरी लड़ाई के लिए 24 नवंबर 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंदिरा गांधी से माइक छीनने का प्रयास करते हुए मैं गिरफ्तार हुआ था और एक लंबी जेल यात्रा हुई थी मेरी पुरानी 50 जेल यात्राओं के साथ अब तक। दोस्तों, मैं समय समय पर देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और दिल्ली के हित के लिए संघर्ष करता रहा हूँ। आज मैं फिर 7 जून के बाद आज 29 जून को आपके सामने आया हूँ, आपसे अपनी बात कहने के लिए। देश इस चौराहे पर खड़ा है, मुश्किल दौर से गुजर रहा है। दुनिया भर में चीन द्वारा फैलाई गई कोरोना की महामारी हिंदुस्तान में भी अपना प्रकोप दिखा रही है। 5.5 लाख से ज़्यादा लोग, 5.5 लाख के करीब आज की तारीख में लोग हिंदुस्तान में संक्रमित हैं। दिल्ली में भी इनकी गिनती लगभग 85,000 है। 2650 लोग दिल्ली में मर चुके हैं अभी तक। दोस्तों, एक तरफ ये महामारी है, दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान से सरहदों के ऊपर मिलती हुई लगातार थ्रेट, धमकी हिंदुस्तान के लिए खतरा। ऐसे में देश को एकजुट होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये 3 तेलंगे, ये 3 कम्युनिस्ट जिनका लाल सलाम, उनको तो चीन से हमेशा से हमदर्दी रही है। 62 के युद्ध में भी वो चीन के साथ थे और जितनी बार भी चीन के साथ झड़प हुई हिंदुस्तान की, उसके अंदर वो चीन के साथ ही रहते हैं, हमेशा से रहे। दूसरा, केजरीवाल, ये एक अजीब किस्म का षड्यंत्रकारी नक्सलवादी आदमी है। ये हिंदुस्तान का या राजधानी का मुख्यमंत्री बनने के बावजूद ये राजधानी का भला नहीं चाहता। 5 साल से लगातार प्रचार कर रहा कि हमने स्वास्थ्य सुविधाएं वर्ल्ड क्लास बना दी, हमने हॉस्पिटल इतने बना दिए, हमने मोहल्ला क्लिनिक इतने बना दिए, लेकिन जब ये महामारी आई तो हाथ खड़े कर दिए। मैदान से भागने लगा कि दिल्ली के अंदर दूसरे बाकी राज्यों के लोगों का इलाज नहीं किया जाएगा, हम यहाँ नहीं कर सकते, हम 31 जुलाई तक यहाँ 5.5 लाख लोग हो जाएंगे, दिल्ली बेहाल हो जाएगी। ये तो केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया, तो ये कंट्रोल हो गया, कुछ मामला है, इसको दबा दिया गया। मैं केंद्र से अनुरोध करूंगा कि इसको पूरी तरह से एक तरफ करके दिल्ली को कोरोना की महामारी से लड़ने के लायक किया जाए। तीसरा एक और है, वो है एक राज परिवार हिंदुस्तान के अंदर, जो परिवार अपने आप को हिंदुस्तान की गद्दी का स्वाभाविक समझता है। वो देश के हित के लिए कभी नहीं करा है उसने कुछ। वो परिवार हमेशा से अपने लिए ही संघर्ष करा है। मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, उसके अलावा उस परिवार की कोई सोच है नहीं। 47 में हिंदुस्तान के ऊपर काबिज हो जाए जवाहरलाल नेहरू, इसलिए हिंदुस्तान के टुकड़े करवा दिए, पाकिस्तान अलग से बनवा दिया ताकि हिंदुस्तान के ऊपर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। जिस तरीके से भी वो कर सकते थे, कांग्रेस में भी मैनिपुलेट किया, बहुमत ना हो तो फिर भी वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना। 62 की जंग में बुरी तरह से हार गए। 17 साल के करीब जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करी। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने भी करीब 15 साल इस देश के ऊपर हुकूमत करी। 11 साल पहले, 2.25 साल 21 महीने ज़बरदस्ती हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करी। हिंदुस्तान में सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने 25 जून की आधी रात को विपक्षी नेताओं को और अपनी पार्टी के अंदर, जो कांग्रेस के अंदर भी उसका विरोध कर रहे थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार करके हिंदुस्तान की जेलों में डाल दिया। आपातकाल के अंदर 1.25 लाख से ज़्यादा लोग जेलों के अंदर रहे, उनमें से मैं भी एक था। खैर, ये इसने अपनी कुर्सी के लिए किया। उसके बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो 4000 से ज़्यादा सिखों को मरवा दिया राजीव गांधी ने अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए, कि मैं सत्ता में काबिज हो सकूँ। 5 साल तक वो भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रहा। यानी मेरा कहने का भाव ये है कि 37 साल तक इस परिवार ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करी और करीब 15 साल तक चोर दरवाजे से हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करी। मट्टी के माधव प्रधानमंत्री बना दिए, चाहे वो नरसिम्हा राव थे, चाहे वो मनमोहन सिंह थे। 15 साल के करीब वो हुकूमत करी। अब इनसे ये हजम नहीं हो पा रहा कि दूसरा क्यों को बैठा है। ये अपने स्वार्थ के लिए देश को दांव पे लगाने से कभी नहीं चूकते। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये चीन के साथ भी समझौता कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के साथ भी समझौता कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अब तो सरकार ने खुद निकाल करके ले आए हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन कैसे चीन से पैसा ले रहा, राहुल गांधी कैसे चाइनीज एम्बेसी में जा करके मिलता है, राजीव गांधी मानसरोवर के
यात्रा के बहाने कैसे जाकर के चीन में चीन के नेताओं से बात करता है राहुल गांधी। ये सारी बातें अब तो आप सबके सामने आ गई हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से सिर्फ एक अनुरोध है आपसे कि आप इन सब लोगों से सावधान रहें, चीन से सावधान रहें। जो मैं एक हैशटैग चला रहा हूँ, नो चीन और चीनी सामानों का बहिष्कार करें, मैं वो भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप चीनी सामानों का बहिष्कार करें और हिंदुस्तानी सामान खरीदें। और साथ में भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इनको सबको, इनकी राय को दरकिनार करके अपनी सूझबूझ से, अपने साधनों से जो जानकारियाँ हासिल है, कठोर निर्णय लें, हमला करें भारत चीन के ऊपर। ये मैं आह्वान कर रहा हूँ आज फिर से, भारत चीन के ऊपर हमला करे। जिस दिन भारत चीन पे हमला कर देगा, ये पाकिस्तान, ये नेपाल और ये छुटभैये, ये जो कल्लू पिल्लू हिंदुस्तान के अंदर भूलते फिर रहे कुतेड़ू कुतेड़ू, ये सब खामोश होकर के अपने घरों में बैठ जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान को अपनी हिफाजत के लिए चीन के ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए। हिंदुस्तान बहादुर है, हिंदुस्तान की फौज बहादुर है, ये चीन को जीत सकते हैं, इसलिए हमें हमला कर देना चाहिए। ये मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूँ। इन सब के मुँह बंद करने के लिए, अपनी हारी हुई भूमि जो हमने विगत वर्षों में हारी है, वो वापस लेने के लिए और दुश्मनों को चुप कराने के लिए, हमेशा के लिए चीन के ऊपर भारत सरकार को हमला कर देना चाहिए। मेरा ये सरकार से अनुरोध है और नागरिकों से अनुरोध है कि चीनी सामानों का बहिष्कार करें और चीनियों का भी बहिष्कार करें। जय भारत, धन्यवाद।